डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम न्यू 9th क्लास बायोलॉजी 2025 से चैप्टर नंबर 9 जो कि प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करते हैं जी। तो एमसीक्यू नंबर 1 को अगर हम देखें तो इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट न्यूट्रिएंट इज़ रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। इनमें से कौन सा प्लांट न्यूट्रिएंट जो है वो लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। तो हमें आइडिया है कि जो आयरन है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिंक भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है और बोरोन भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो न्यूट्रिएंट यहाँ पे एक ही मेंशन है और वो है पोटाशियम। तो पोटाशियम को हम मार्क करेंगे, सी ऑप्शन ट्रू है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमसे पूछा गया है विच एलिमेंट इज़ रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो क्लोरोफिल के लिए तौर पे क्लोरोफिल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो है सी ऑप्शन मैग्नीशियम। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर जो मेन हीम ग्रुप यानी कि हमारे रेड ब्लड सेल में को बनाने के लिए आयरन ग्रुप चाहिए होता है, वैसे ही पौधों में जो मेन फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल होता है उसकी फॉर्मेशन मैग्नीशियम उसमें सेंट्रल एलिमेंट की हैसियत रखता है। तो जितना हमारे लिए आयरन ग्रुप इम्पोर्टेंट है ब्लड की फॉर्मेशन में, वैसे ही क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में मैग्नीशियम प्लांट्स के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। थर्ड एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट हेयर इज़। रूट हेयर्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, स्टोरेज ऑफ फूड, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो हमें पता है कि रूट हेयर जो हैं वो रूट का इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो सी ऑप्शन इसका भी ट्रू है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमसे पूछा जा रहा है रूट हेयर अब्जॉर्ब साल्ट फ्रॉम सॉइल बाय। जो रूट हेयर सेल होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं साल्ट फ्रॉम सॉइल बाय। आपको पता है कि रूट हेयर्स में साल्ट ऑलरेडी ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा किया जाता है साल्ट की कंसनट्रेशन को, ताकि वाटर जो है वो ज़्यादा साल्ट की तरफ मूव करे। तो इस वजह से रूट हेयर के अंदर ऑलरेडी साल्ट ज़्यादा मिकदार में होता है बाहर की निस्बत। तो मज़ीद साल्ट को रूट्स में लेके आने के लिए हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द ग्रेडियंट है ना, पहले ही वहाँ पे हायर कंसनट्रेशन है रूट्स में और मज़ीद हमने लेके आना है। तो इस वजह से हमें फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है वो लाना पड़ता है, यानी एनर्जी यूटिलाइज़ करके अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूवमेंट करवानी पड़ती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सी ऑप्शन जो है वो ट्रू है जी। तो नेक्स्ट है फिफ्थ एमसीक्यू। इसमें पूछा जा रहा है वाटर मूव फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट सेल बाय। अब वाटर जो है वो साल्ट के ऑपोजिट जो है कंडीशन में होता है, यानी कि रूट्स के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है और सॉइल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिस वजह से वाटर हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ खुद ब खुद ही मूव करता है विदाउट नीड ऑफ एनर्जी या विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। लेकिन अब यहाँ पे जो दो कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो है एक ऑस्मोसिस और एक डिफ्यूजन। अब ऑस्मोसिस को हम पिक करेंगे या डिफ्यूजन को, तो इन दोनों का हमें डिफरेंस आना चाहिए। ऑस्मोसिस बेसिकली मूवमेंट ऑफ वाटर है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बाय आ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वहीं पे डिफ्यूजन की बात करें तो उसमें भी मूवमेंट ऑफ वाटर है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बट देयर इज़ नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन आम जो कमरे के अंदर अगर हम परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो उसके पार्टिकल जो पूरे कमरे के अंदर फैलते हैं, ये एक डिफ्यूजन है। ये ऑस्मोसिस नहीं है क्योंकि किसी मेम्ब्रेन से पास होके वो नहीं आगे जा रहे। लेकिन रूट हेयर में आपको पता है सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है रूट हेयर सेल की, उसमें से वाटर पास होके जाता है। तो दैट्स वाई वहाँ पे डिफ्यूजन होती है ना कि ऑस्मोसिस होती है ना कि डिफ्यूजन। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट है, 5 का ए ऑप्शन मार्क करेंगे आप। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ एमसीक्यू है। इसमें पूछा जा रहा है द ट्रांसपायरेशन इज़ रेगुलेटेड बाय। ट्रांसपायरेशन जो है वो कौन सी चीज़ इनमें से रेगुलेट करती है? क्या मीजोफिल सेल करते हैं, गार्ड सेल करते हैं, जाइलम या फ्लोएम? तो रेगुलेट का मतलब है कंट्रोल करना। तो कंट्रोल कौन करते हैं? गार्ड सेल। तो रेगुलेट किसी भी चीज़ को कंट्रोल करके किया जाता है, यानी कि कब गार्ड सेल ओपन होंगे तो ट्रांसपायरेशन होगी, गार्ड सेल क्लोज होंगे तो नहीं होगी।
दैट्स वाई बी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास ट्रू है, बी ऑप्शन को आप मार्क करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7 को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है अंडर विच कंडीशन देयर विल बी हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। इनमें से किस कंडीशन में रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन हाई होगा? हाई ह्यूमिडिटी में। हाई ह्यूमिडिटी में आपको पता है कि ऑलरेडी लीफ के इर्द गिर्द जो है वो वाटर वेपर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, तो मज़ीद वाटर जो है वो बाहर नहीं आएगा क्योंकि बाहर ऑलरेडी कंसनट्रेशन हाई है। तो आहिस्ता आहिस्ता यानी स्लो ट्रांसपायरेशन होगी। लो लाइट इंटेंसिटी में भी जब लाइट ही नहीं है तो हीट नहीं मिलेगी वाटर को इवेपोरेट होने के लिए, तो लो होगी। विंड की मौजूदगी में आपको पता है कि ट्रांसपायरेशन का रेट हायर हो जाता है क्योंकि विंड जो है वो अपने साथ जो लीफ के इर्द गिर्द वाटर वेपर्स होते हैं उनको कैरी करके आगे ले जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होती है और ड्राई एयर जो है वो मज़ीद आती है और वो मज़ीद वाटर को इवेपोरेट अपने साथ करवाती है। अगर वाटर लॉग्ड सॉइल की बात करें तो वाटर लॉग्ड सॉइल का जो है वो हमने कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पे, तो सी ऑप्शन जो विंड है ये ट्रू है, सी ऑप्शन को आप मार्क करेंगे। नेक्स्ट 8th एमसीक्यू है विच आयन प्ले अ रोल इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को जो गार्ड सेल के अंदर कंसंट्रेशन किस आयन की बढ़ती है? सोडियम की, पोटाशियम की, कैल्शियम की या मैग्नीशियम की? तो हमें पता है पोटाशियम आयन जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो गार्ड सेल में जब इंक्रीज़ होती है तो वाटर उसके पीछे मूव करता है और गार्ड सेल जो है वो टर्जिड होके ओपन हो जाते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ट्रू है, बी ऑप्शन को मार्क करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 9th एमसीक्यू है इन मोस्ट प्लांट द फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ। प्लांट्स के अंदर जो है वो जो फूड है वो ग्लूकोज की शक्ल में ट्रांसपोर्ट नहीं होती बल्कि ट्रांसपोर्ट के लिए उसे सुक्रोज में कन्वर्ट किया जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है। आप बी ऑप्शन को जो है वो मार्क करेंगे। स्टार्च जो है वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होती है प्लांट्स के अंदर, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट 10th है व्हाट इज़ ट्रू अकॉर्डिंग टू द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट। प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म को आप अपने जहन में लाएं जिसमें हमने सोर्स और सिंक का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यानी कि फ्लोएम के अंदर फूड किस तरह मूव करती है। तो वाटर एंटर द सोर्स क्रिएटिंग प्रेशर, क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब फूड को लोड किया जा रहा होता है सोर्स में तो वहाँ पे क्योंकि सोल्यूट ज़्यादा हो गया तो जाइलम से वाटर भी एंटर होता है जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है, तो ए ऑप्शन जो है वो ट्रू है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। वाटर इज़ पुल्ड फ्रॉम द सिंक, वाटर को खींचा जाता है सिंक से, तो ऐसा नहीं है। मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज़ ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से ऐसा भी नहीं है, ग्रेविटी का इसमें नहीं है रोल। सोल्यूट मूव फ्रॉम लो टू हायर कंसनट्रेशन, सोल्यूट जो है वो लो से हायर कंसनट्रेशन की तरफ जाता है, ऐसा भी नहीं है क्योंकि ये तो अगेंस्ट द ग्रेडियंट होगा और इसमें एनर्जी चाहिए होगी टोटल। तो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो बेस्ट डिफाइन कर रहा है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म को। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 11th एमसीक्यू पे। 11th एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है सक्कुलेंट ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन। सक्कुलेंट ऑर्गन इनमें से किन प्लांट्स में पाए जाते हैं, किस हैबिटेट में रहने वाले प्लांट्स में पाए जाते हैं? तो हमें पता है कि सक्कुलेंट ऑर्गन ऐसे ऑर्गन हैं जिनके अंदर स्टोर किया जाता है वाटर, ताकि वाटर की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके जब वाटर अवेलेबल ना हो। तो ये वाले जो ऑर्गन हैं ये कॉमनली पाए जाते हैं ज़ीरोफाइट्स के अंदर, जहाँ यानी डेजर्ट प्लांट के अंदर जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती, इतने आम हालात में वहाँ पानी मौजूद नहीं होता। तो ये ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे ट्रू है, ये ऑप्शन को आप मार्क करेंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को देखें तो पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो इसके आंसर जो हैं वो मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, उस नोट्स पे मूव करते हैं। डिफाइन मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मिनरल न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट अब्जॉर्ब एसेंशियल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल टू सपोर्ट देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट अब्जॉर्ब करता है सॉइल से वाटर के थ्रू,
अपनी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और बाकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए। उसे हम क्या बोलते हैं? मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। नेक्स्ट है डिफाइन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विद एग्जांपल। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स को बोलते हैं, नाम सजेस्ट कर रहा है मैक्रो मतलब दीज आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी। एग्जांपल में आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और इसी तरह जो है वो मैग्नीशियम ऐड कर सकते हैं। अगर हम माइक्रो की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नाम सजेस्ट कर रहा है कम, यानी कि दीज आर न्यूट्रिएंट्स दैट रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर स्पेसिफिक प्लांट फंक्शन। एग्जांपल इंक्लूड आयरन, जिंक, मैग्नीज। तो ये मोस्टली जो है रिएक्शन में रिएक्शन को फास्ट करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो थर्ड जो हमारे से सवाल पूछा जा रहा है वो है स्टेट द रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम इन प्लांट। जस्ट हमने जो है रोल यानी फंक्शन बताना है। तो नाइट्रोजन जो है वो वाइटल है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो टोटल जो है अमाइनो एसिड से बनते हैं, तो अमाइनो एसिड में नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड में भी नाइट्रोजिनस बेसिस होती है, क्लोरोफिल एंड प्रमोट ओवरऑल ग्रोथ। वहीं पे अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है वो एक की कंपोनेंट है क्लोरोफिल का। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका की कंपोनेंट क्या होता है? हीमोग्लोबिन का आयरन। वैसे ही प्लांट्स के लिए क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसका की जो कंपोनेंट है वो है मैग्नीशियम। ओके, एंड इन्वॉल्व इन एंजाइम एक्टिवेशन एंड फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगर उसको हम देखें तो वो है डिफाइन ट्रांसपायरेशन एंड इट्स टाइप। तो ट्रांसपायरेशन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसपायरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट प्राइमरीली थ्रू स्टोमेटा। टाइप्स की बात करें तो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है जो कि अकर होती है थ्रू स्टोमेटा ऑन द लीव्स। यंग स्टेम्स पे भी स्टोमेटा होते हैं, वहाँ से भी हो सकती है। इसी तरह नंबर 2 पे क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन आ जाती है जो कि हैपन होती है थ्रू वैक्सी क्यूटिकल ऑन सरफेस, लीफ सरफेस। एपिडर्मिस के ऊपर जो वैक्स की लेयर होती है उसके थ्रू जो है ट्रांसपायरेशन भी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस थ्रू लेंटिसल्स ऑन स्टेम। आपको पता है कि जो ओल्ड जो स्टेम हैं उनके ऊपर बार्क होती है और बार्क के जो है वो काफ़ी हार्ड है, वहाँ पे स्टोमेटा वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, तो उस सूरत में स्पेशल ओपनिंग होती हैं जिन्हें हम लेंटिसल बोलते हैं। वहाँ से जो है फिर कुछ वाटर जो है वो वेपोरेट होता है, वाटर की ट्रांसपायरेशन होती है। फिफ्थ अगर क्वेश्चन को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है हाउ इज़ ट्रांसपायरेशनल पुल इज़ इम्पोर्टेंट इन प्लांट। तो बेसिकली ये वही चीज़ है कि जिसमें हमने पढ़ा था कि ट्रांसपायरेशन इज़ अ नेसेसिटी इवल। बेसिक इसमें क्या है कि ट्रांसपायरेशन का जो पुल है वो बिल्कुल ऐसे ही क्रिएट होता है जैसे कि हम अगर जूस पी रहे हैं तो उसमें स्ट्रा से एक साइड से हम स्ट्रा से पुल कर रहे होते हैं, जूस को ऊपर सक कर रहे होते हैं ऊपर की साइड को, तो नीचे से जो है वो जूस का एक कॉलम क्रिएट होता है जो ऊपर की तरफ मूव करता है माउथ की तरफ और माउथ में आता है। बिल्कुल वैसे ही पौधों में जब पत्तों से पानी जो है वो इवेपोरेट होता है ट्रांसपायरेशन के थ्रू, तो पिछली साइड से पूरा एक वाटर कॉलम है जो कि आपको पता ही है कि जाइलम जो है वो एक पाइप की तरह है, उसमें जो है वो नीचे से रूट्स तक से पानी को जो है वो वाला पुल ऊपर की तरफ खींच के लाता है। तो इसको यूँ लिख सकते हैं कि ट्रांसपायरेशनल पुल क्रिएट अ सक्शन फोर्स दैट हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द लीफ थ्रू जाइलम, इंश्योरिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट एंड मेंटेनिंग प्लांट हाइड्रेशन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सिक्स्थ क्वेश्चन है ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, इज इट अ हार्मफुल फिनोमिना, इफ नो व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। ट्रांसपायरेशन जो है उसमें वाटर का लॉस हो रहा है जो कि ज़रूरी है प्लांट के लिए, तो क्या ये एक हार्मफुल फिनोमिना है? अगर नहीं है तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो ट्रांसपायरेशन जो है वो हार्मफुल नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर ट्रांसपायरेशन ना होगी तो प्लांट जो है वो मर भी सकता है क्योंकि वाटर नहीं मूव करेगा प्लांट के एरियल पार्ट्स तक। तो ट्रांसपायरेशन जो है उसका मज़ीद क्या काम है? कूलिंग द प्लांट स्पेशली इन हॉट इन्वायरमेंट,
क्योंकि ट्रांसपायरेशन जो है वो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन से स्किन के ऊपर कूलिंग होती है। जैसे हमें पसीना आता है तो हमें हमारी बॉडी इवेपोरेशन के थ्रू जो है वो कूलिंग इफ़ेक्ट काज करती है। बिल्कुल वैसे ही जब ये वाटर ट्रांसपायरेशन हो रही होती है तो जो सेल्स के अंदर हीट होती है उसको भी अब्जॉर्ब करता है वाटर मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से पौधे का जो टेम्परेचर है वो कम होता है। नंबर 2 पे फैसिलिटेट ट्रांसपायरेशनल पुल फॉर वाटर एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। उसके बाद वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में ट्रांसपायरेशनल पुल को डिस्कस किया वो लिख सकते हैं आप इम्पोर्टेंस में। नेक्स्ट है मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस एंड टर्जिडिटी ऑफ सेल। उसके अलावा वाटर बैलेंस भी ट्रांसपायरेशन की वजह से हो रहा है पौधे के अंदर, और टर्जिडिटी जो सेल टर्जिड रहते हैं, जो सेल के अंदर वाटर होता है वो अपने जो वैक्यूल के अंदर स्टोर करते हैं और वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है जिससे वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सेल वाल के ऊपर, तो उनकी जो एक ख़ास शेप है वो कायम रहती है और बोन्स के बगैर भी वो इतने ज़्यादा हार्ड रह सकते हैं। नेक्स्ट है अब हमारे पास डिफ्रेंशिएट करना है हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को। पहला हमारे पास जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम की बात करें तो जाइलम हमें पता है ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और डिजॉल्व साल्ट फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और जबकि फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है फूड यानी शुगर की शक्ल में, ग्लूकोज या सुक्रोज की शक्ल में, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। दूसरा जो है वो डिफरेंस हम ये लिख सकते हैं कि जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है यूनी डायरेक्शनल अपवर्ड, यानी रूट से हमेशा लीव की तरफ वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वहीं पे अगर हम फ्लोएम की बात करें तो वो बाई डायरेक्शनल होती है, ऊपर जो जाता है फूड और नीचे भी जा सकता है, दोनों साइड को मूवमेंट हो सकती है फूड की। जैसे स्टोरेज के लिए जो है रूट्स की तरफ आ सकता है, जैसे ग्रोइंग टिप्स के जाना है तो वो ऊपर की तरफ जा सकता है। नेक्स्ट है जाइलम कंसिस्ट ऑफ डेड सेल एट मेच्योरिटी। ट्रैकिड्स और वेसल जो हैं ये मेन एलिमेंट्स होते हैं जाइलम के, और फ्लोएम जो है वो लिविंग सेल की बनी होती है जिसमें सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल आ जाते हैं। नेक्स्ट है द वाल ऑफ जाइलम वेसल आर थिक एंड लिग्निफाइड वाइल फ्लोएम वाल आर थिन एंड नॉट लिग्निफाइड। तो ये भी आप लिख सकते हैं, वैसे ऊपर वाले दो ही काफ़ी हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ट्रांसपायरेशन और ग्रेटेशन का जो डिफरेंस आ जाएगा, ट्रांसपायरेशन और ग्रेटेशन में क्या फ़र्क होता है। तो ट्रांसपायरेशन लॉस ऑफ वाटर है फ्रॉम द वेपर, वेयर द ग्रेटेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स। पहला डिफरेंस तो ये है कि ट्रांसपायरेशन जो है वो वेपर्स की शक्ल में होती है। आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि ट्रांसपायरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव, वाइल ग्रेटेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम द एजिज ऑफ लीव। पहला आप ये भी डिफरेंस लिख सकते हैं दोनों की डेफिनेशन कि ग्रेटेशन क्या है, एजिज ऑफ लीव से ड्रॉप्स जो हैं वो निकलते हैं पौधों के, उसे हम ग्रेटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आप ये लिख सकते हैं कि ट्रांसपायरेशन जो है वो लॉस ऑफ वाटर है फ्रॉम इन फॉर्म ऑफ वेपर, वाइल ग्रेटेशन लॉस ऑफ वाटर है इन फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स। थर्ड में आप ये लिख सकते हैं ट्रांसपायरेशन अकर ड्यूरिंग द डे एंड रिक्वायर्स स्टोमेटल ओपनिंग, वाइल ग्रेटेशन अकर एट नाइट और इन कंडीशन ऑफ हाई ह्यूमिडिटी थ्रू स्पेशल पोर कॉल्ड हाइड्रोथोड्स। ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी बुक में ये मेंशन नहीं है। लेकिन ये ऊपर वाला आप पॉइंट लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग डे होती है ट्रांसपायरेशन और नाइट भी होती है, लेकिन ज़्यादा तब होती है जब स्टोमेटा ओपन हो। नेक्स्ट है कि ट्रांसपायरेशन रेगुलेट करती है टेम्परेचर एंड वाटर मूवमेंट, जबकि ग्रेटेशन जो है वो सिर्फ एक्सेस वाटर को निकालने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट अब हम हाइड्रोफाइट्स और हेलोफाइट्स जो प्लांट हैं डिफरेंट हैबिटेट में रहने वाले, उनका डिफरेंस करेंगे जी। तो अगर हम देखें हाइड्रोफाइट्स क्या हैं, हाइड्रोफाइट्स आर प्लांट अडाप्टेड टू वाटर अबंडेंट इन्वायरमेंट्स, यानी ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। वाटर लिली की एग्जांपल भी कर सकते हैं, लोटस भी। हेलोफाइट्स की बात करें तो हेलोफाइट्स आर प्लांट दैट सर्वाइव इन सेलाइन इन्वायरमेंट। ठीक है, सेलाइन हेलो साल्टी के लिए होता है, आप केमिस्ट्री में भी हेलोजन पढ़ते हैं, तो हेलो साल्टी वाटर में रहने वाले प्लांट्स के लिए यूज़ होता है, जबकि हाइड्रोफाइट्स जो हैं वो फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं। हाइड्रोफाइट्स ऑफन हैव एयर चैम्बर फॉर बायोन्सी। बेसिकली ये
एक अडाप्टेशन है तैरते रहने के लिए, उसके लिए जो है एयर के चैम्बर होते हैं। और वहीं पे हेलोफाइट्स हैव साल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड और स्ट्रक्चर फॉर साल्ट स्टोरेज। और जो हेलोफाइट्स हैं उनके पास सिक्रेटिंग ग्लैंड होते हैं साल्ट को, जो सिक्रीट कर सकते हैं, और इसी तरह साल्ट को स्टोर करने के लिए भी इनके पास ग्लैंड होते हैं, ताकि स्टोर करने के लिए भी स्ट्रक्चर होते हैं ताकि ये साल्ट को स्टोर करें और इनकी बॉडी में से वाटर बाहर जो है वो, क्योंकि बाहर भी हायर साल्ट कंसनट्रेशन है, तो बाहर ना कहीं मूव कर जाए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रूट सिस्टम ऑफ हाइड्रोफाइट्स आर लेस डेवलप्ड वाइल हेलोफाइट्स हैव एक्सटेंसिव रूट सिस्टम फॉर साल्ट एंड वाटर रेगुलेशन। जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनका जो रूट सिस्टम है वो लेस डेवलप्ड होता है, क्योंकि उनको इर्द गिर्द से ही आराम से पानी मिल रहा है, वो पानी के ऊपर ही तैर रहे हैं, तो उनका पूरी बॉडी में से ही छोटी छोटी सी रूट्स निकली होती हैं। वाइल हेलोफाइट्स का एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होता है फॉर साल्ट एंड वाटर रेगुलेशन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमने हाइड्रोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स का कंपैरिजन करना है या डिफरेंस करना है। तो हाइड्रोफाइट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं इन वाटर रिच इन्वायरमेंट एंड लैक जो है क्यूटिकल नहीं होती, क्योंकि इन्होंने क्यूटिकल का काम क्या है, वाटर को सेव करना। तो इनके पास ऑलरेडी इतना वाटर है, तो इन्हें वाटर को सेव करने की ज़रूरत नहीं होती। ज़ीरोफाइट प्लांट जो हैं वो ग्रो करते हैं एरिड रीजन में है, और उनके पास थिक क्यूटिकल होती है टू रिड्यूस वाटर लॉस। दूसरे नंबर पे हम ये भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोफाइट्स के लार्ज फ्लैट लीव होते हैं फॉर फ्लोटिंग एंड गैस एक्सचेंज, वाइल ज़ीरोफाइट्स के जो हैं वो रिड्यूस और स्पाइनी लीव होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे स्पाइंस की तरह चेंज हुए होते हैं टू मिनिमाइज वाटर लॉस। थर्ड आप डिफरेंस ये भी लिख सकते हैं कि ज़ीरोफाइट स्टोर वाटर इन स्पेशलाइज्ड टिश्यू वाइल हाइड्रोफाइट डू नॉट। ज़ीरोफाइट जो हैं वो सक्कुलेंट ऑर्गन भी होते हैं उनके टू स्टोर वाटर, जबकि हाइड्रोफाइट्स के नहीं होते। इसके साथ साथ आप रूट का भी लिख सकते हैं कि जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनका तो वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम नहीं होता, लेकिन ज़ीरोफाइट्स का जो रूट सिस्टम है वो बहुत डीप होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन और स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। तो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन जो है वो रेगुलेट होती है बाय स्टोमेटा। वहीं पे अगर हम लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन की बात करें तो ये लेंटिसेल से होती है, और ये स्टेम पे लेंटिसेल्स मौजूद होते हैं, ओल्डर स्टेम पे, जो कि वुडी पार्ट है प्लांट का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन इज़ माइनर प्रोसेस कंपेयर टू स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। वो बहुत कम ट्रांसपायरेशन होती है लेंटिकल्स के थ्रू, जबकि स्टोमेटा के थ्रू जो है वो अच्छी खासी ट्रांसपायरेशन होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास 8th क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है हाउ डू द प्लांट ऑफ रबर एंड कीकर एक्सक्रीट देयर वेस्ट। तो रबर प्लांट जो है वो एक्सक्रीट करते हैं इट्स वेस्ट प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ लैटेक्स, और जो स्पेशल जो है इन पे कट लगा के उसको इकट्ठा किया जाता है। वहीं पे अगर हम कीकर की बात करें तो कीकर ट्री एक्सक्रीट इट्स वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गम। इनकी बॉडी के ऊपर अगर हम इनके तने के ऊपर देखें, स्टेम के ऊपर, तो गम जो है वो निकल रही होती है डिफरेंट जो पॉइंट से। तो इस तरह से ये अपने जो है वेस्ट को निकालते हैं या एक्सक्रीट करते हैं। अब हम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के जस्ट मैं आंसर मार्क करवाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि मुश्किल होती है ढूंढने में। जस्ट सिंपल हेडिंग है, बस हमने उसी हेडिंग से जो है वो फॉलो कर लेना है बुक से। तो पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इवेंट इन्वॉल्व इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इसका आंसर जो है वो आपको पेज 139 पे मिल जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर मैकेनिज़्म लिखा हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का। आपने ये सारा लिखना है, और स्टोमेटा की डायग्राम भी जो है वो आपने बनानी है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2 को देखें तो एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड डिस्क्राइब द अपटेक ऑफ साल्ट एंड वाटर बाय रूट्स। तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपको पेज 137 पेज पे मिल जाएगा। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड अपटेक ऑफ वाटर एंड साल्ट आपने कंप्लीट जो है इसको लिखना है लास्ट तक। जी ये आपका एंडोडर्मिस पेरिसाइकल वास्कुलर टिश्यूज़ लास्ट इसका जो है वो पॉइंट है। ट्रांसपायरेशन से पहले पहले आपका ये सारा आंसर है।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब टेम्परेचर विंड ह्यूमिडिटी एज द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। तो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पे मूव करते हैं जी। तो यहाँ पेज 140 पे आपको फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन नज़र आएंगे। इसमें से आपने टेम्परेचर, विंड और ह्यूमिडिटी को एक्सप्लेन करना है। जस्ट ये तीनों आपसे पूछे गए हैं, तो ये काफ़ी शॉर्ट ही आंसर बनेगा। तो ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन प्लांट। इसका आंसर जो है वो आपको 136 पेज पे ही मिलेगा। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, यहाँ से आपने जो है वो स्टार्ट करना है और मेन पॉइंट्स यहाँ से बता के मेन जो पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट और वाटर अपटेक एंड साल्ट को भी आपको मेंशन करना है। फिर 137 पेज पे आएंगे तो एपिडर्मिस एंड रूट हेयर में आपको जो है डिटेल में यहाँ पे इसको आपने लिखना है, क्योंकि इसमें वाटर और साल्ट दोनों किस तरह से ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू साल्ट जो है उसकी ट्रांसपोर्ट होती है, इसके बारे में आप बताएंगे। और माइनर सा अगेन जो है वो रूट के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे वास्कुलर टिश्यूज़ तक। फिफ्थ में पूछा जा रहा है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसलोकेशन बाय प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। पेज 141 है जहाँ पे आपको ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट की हेडिंग नज़र आएगी। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। इस डायग्राम को भी आपने अंदर जो है वो एक्सप्लेन करना है सारा, और आपका यहाँ तक आंसर है लास्ट तक टूवर्ड द सिंक तक। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द हाउ डू द प्लांट एक्सक्रीट एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट फ्रॉम देयर बॉडीज़। पेज 144 को अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर मिल जाएगा, और एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा साल्ट को 145 पेज से आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर ही साल्ट भी आ जाएंगे, और ये सारे जो हैं ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। तो इसका आंसर आपको 143 पेज पे प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज में मिल जाएगा। आप इस सारे को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म अडाप्टेशन इन प्लांट फॉर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। तो पेज 144 पे आएंगे, यहाँ पे एक्सक्रीशन ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट को आप जो है एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे आपके पास एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट आ जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप एक्सक्रीशन ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर को भी एक्सप्लेन कर दें तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये भी वेस्ट ही हैं प्लांट के लिए। लास्ट पे हमारे पास आ जाता है एक्सप्लेन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। तो यहाँ पे आपको पेज लास्ट जो पेज है आपके बुक का, उस पर आपको 9.8 ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट में मीज़ोफाइट्स को छोड़ देना है। हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स 146 पेज पे आपने इनको एक्सप्लेन कर देना है जी। तो ये थी हमारी आज की कंप्लीट एक्सरसाइज। आई होप सो आपको समझ आए होंगे एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आपको समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस चैप्टर की कंप्लीट वीडियो भी मौजूद है चैनल पे विद शॉर्ट नोट्स। अगर आप समझना चाहते हैं डिटेल में तो ज़रूर इसको भी वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा।